नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ईच मैटर अराउंड अस प्योर की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने इससे पहले भी इस क्लास के कई टॉपिक्स को पढ़ा है, समझा है, और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो परिवर्तन से रिलेटेड है, चेंजेज। अब आप देखें कि हमारे जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। आप जहां रहते हैं, आपके आसपास, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो जो हमारे आसपास पदार्थ हैं उन पदार्थों को यदि आप गौर से देखेंगे तो उन पदार्थों में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। और जो परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थों में, हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। अर्थात कहा जा सकता है कि हमारे आसपास के पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और बहुत लोग हो सकता है कि इन बातों को निचली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, लेकिन आगे चलकर इन बातों का विस्तार से वर्णन करना है अगली कक्षा में, खास करके 10th में। इसलिए यहाँ पर फिर हम लोग एक बार इसको रिवीजन भी करेंगे और उसी में कुछ नई बातों को ऐड भी करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग जिन टॉपिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं वह परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। और दो प्रकार के परिवर्तन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज है। तो आइए पहले परिवर्तन को पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। तो नाम से क्लियर है, भौतिक परिवर्तन, अंग्रेजी में इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। परिभाषा देखते हैं क्या लिखा गया है। वैसा परिवर्तन जिसे बार बार दोहराना संभव होता है। देखिए गौर से समझिएगा कि जिस परिवर्तन को आप बार बार दोहरा सकते हैं, जिस परिवर्तन को रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन जिसका पॉसिबल हो, संभव हो, वैसे परिवर्तन को ही हम लोग भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज कहते हैं। इस परिवर्तन के कारण केवल पदार्थों के भौतिक स्वरूप या अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी गई है कि जहां भी भौतिक परिवर्तन होगा तो उसके कारण, भौतिक परिवर्तन के कारण क्या होगा, पदार्थों के केवल भौतिक स्वरूप या भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होगा। मतलब ठोस से द्रव में बदल जाएंगे, या द्रव से गैस में, या गैस से फिर द्रव में, द्रव से ठोस में। मतलब भौतिक परिवर्तन जहां होगा या तो उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार बदल गया, रूप बदल गया, आकार बदल गया, या अवस्था बदल गई। लेकिन फिर एक बात लिखा गया है कि पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जहां पर भौतिक परिवर्तन होगा वहां पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे पदार्थों के, मैटर के, वो ज्यों के त्यों रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यही हो गया भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, अगर आप जल को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो जल को गर्म करने पर वह जलवाष्प में, वेपर में बदल जाता है। लेकिन जलवाष्प जो है वह भी केमिस्ट्री में H2O है। ऐसा नहीं कि कोई नया पदार्थ बना लिया। उस जलवाष्प को जब आप ठंडा करते हैं तो जलवाष्प को ठंडा करने पर वह जल में बदल जाता है, और जब उस जल को ठंडा करते हैं तो वह पुनः बर्फ में बदल जाता है। तो बर्फ कहिए, जलवाष्प कहिए, या पानी कहिए, जल कहिए, ये तीनों भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न है। बाहरी स्वरूप अलग अलग है, आकार प्रकार अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म तीनों के एक जैसे हैं। तीनों H2O ही है, केमिस्ट्री में जल ही है। इसलिए कहा जाता है कि ये पानी से जलवाष्प का बनना, फिर जलवाष्प को ठंडा करके द्रव में, पानी में बदल देना, या पानी को ठंडा करके बर्फ में बदल देना, ये सभी जो परिवर्तन हम लोगों के अड़ोस पड़ोस में होते हैं, तो इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज के उदाहरण हैं। अब देखिए, एकदम सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है आपको कि भौतिक परिवर्तन जहां होगा वहां पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पदार्थों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहा गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें, जल का वाष्प में बदलना। अब देखिए, जो जल है गर्म करते हैं वाष्प में बदल जाता है,
तो यह अगर उस वाष्प को आप ठंडा करें तो फिर से जल में बदल जाएगा। तो कहीं कोई रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए जल का वाष्प में बदलना या वाष्प का जल में बदलना ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। उसी तरह से जल में साधारण नमक का घुलना, अब जो साधारण नमक है, जो नमक हम लोग भोजन में खाते हैं प्रतिदिन, उस नमक को हम लोग अगर जल में घोल करके विलयन तैयार कर लेते हैं तो यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उस विलयन में से आप चाहें तो आसानी से फिर पानी को निकाल सकते हैं, जल को निकाल सकते हैं। वाष्पीकरण जो कि आपने पीछे पढ़ा है, तो उस वाष्पीकरण के द्वारा जल को अलग कर लेंगे और फिर से नमक हमें प्राप्त हो जाएगा। न नमक के रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन होगा और न जल के गुणधर्म में कोई परिवर्तन होगा। इसलिए साधारण नमक का जल में घुलना भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, मोम जिससे मोमबत्तियां बनती है, कई तरह के क्रीम बनाए जाते हैं और सभी मेडिसिनल यूज भी है, औषधीय उपयोग भी होता है मोम का। उस मोम को सोचिए आप कटोरा में या किसी बर्तन में लेकर के गर्म कर देते हैं, और जब गर्म करेंगे तो मोम ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। लेकिन जब उस मोम को हम लोग उस द्रवित अवस्था में जो मोम होगा उसको जब पुनः ठंडा करते हैं तो फिर से वह ठोस अवस्था में बदल जाती है। इस तरह से मोम को ठोस से द्रव और द्रव से ठोस अवस्था में आदान प्रदान करना पॉसिबल है, संभव है। अतः मोम का पिघलना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज है। इस तरह से कई परिवर्तन हैं, कई चेंजेज है हमारे पर्यावरण में, पदार्थों में, जो पुनः उसको बार बार रिपीट किया जा सकता है। तो इस तरह के परिवर्तनों को ही भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे, वहां कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया है, और कुछ काम तो आपके लिए भी छोड़ा गया है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहां से पता चलेगा कि उसमें कुछ इस तरह के परिवर्तन दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा उसके एक्सरसाइज को, और आपको कहा जा रहा है क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए। तो आपको मुख्य रूप से यह जानना है कि अगर पदार्थों के भौतिक गुणधर्म में केवल बदलाव हो रहा है, उसके स्वरूप में बदलाव हो रहा है, अवस्थाएं केवल बदल रही है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां भौतिक परिवर्तन हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। लेकिन अब आते हैं दूसरे टाइप के परिवर्तन पर। आइए दूसरा परिवर्तन देखिए, वो भी आपको दिख रहा होगा, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। अब भौतिक परिवर्तन में जो बातें छूट गई थी यहाँ पर वो पूरी हो जाएगी। भौतिक परिवर्तन में क्या था कि भौतिक स्वरूप और अवस्था केवल बदलेगा, रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ जब रासायनिक परिवर्तन है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर अब रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाएंगे पदार्थों के। देखिए क्या लिखा गया है, वैसा परिवर्तन जिसे बार बार दोहराना संभव नहीं होता है। एक लाइन में सब बातों को लिख दिया गया है कि वैसा परिवर्तन जिसको बार बार दोहराना संभव नहीं होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। इस परिवर्तन के कारण पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। देखिए जो भौतिक परिवर्तन था वहां क्लियर किया गया था कि पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा, केमिकल चेंज होगा, वहां पर पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों में अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेज होंगे, उसमें भी परिवर्तन होंगे। अब देखिए, और नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा वहां नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होगा। और आप उदाहरणों से इसको क्लियर कर सकते हैं, लोहा में जंग लगना, कागज का जलना, दूध से दही का बनना इत्यादि। अब सोचिए कागज का एक टुकड़ा लेकर के आप उसको आग पर दे करके जला देते हैं, जब जल जाता है कागज का टुकड़ा तो वह राख में बदल जाता है। और कल्पना कीजिए क्या उस राख से पुनः कागज बनाई जा सकती है? कदापि नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अब सोचिए कि अगर दूध से आप दही बना लिए हैं, दूध को जमा करके दही में बदल दिए हैं, क्या कोई टेक्निक है हमारे पास कि उस दही से फिर दूध बन जाएगा? क्योंकि दूध और दही का गुणधर्म एकदम एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। उसी तरह से लोहा में जंग लग गया, नया लोहा आप खरीद कर लाए होंगे, लोहे की कोई वस्तु या औजार, वो अगर नमी के संपर्क में, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में कहीं छूट गया तो कुछ दिनों के बाद आप देखते होंगे उस पर एक मोटी परत बन जाती है, और कहीं कहीं पर तो वो जंग इतना लोहा को क्षतिग्रस्त करता है
कि कभी कभी पूरे तरह से लोहे की वस्तु समाप्त हो जाती है। इस तरह से लोहा में जंग लगना, फिर से उस जंग लगे हुए लोहे को पूर्व के रूप में नहीं लौटा सकते हैं। तो यहाँ पर नए गुणधर्म वाले वस्तुओं का, पदार्थों का निर्माण हो जाता है, इसलिए यह रासायनिक गुणधर्म है। तो याद रखना है आपको कि रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक परिवर्तन जहां भी होगा तो वहां रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है और नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक गुणधर्म में पदार्थ वही रहता है और परिवर्तन के बाद भी पदार्थ वही रहता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जहां होता है वहां नए गुणधर्म वाले, नए केमिकल प्रॉपर्टीज वाले नए नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये मूल रूप से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। अब आपके पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही रोचक प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया गया है, मैं उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करवाता हूं। जो लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे वहां क्लियर लिखा गया है कि मोमबत्ती का जलना, जो कैंडल होता है मोमबत्ती, वह जो जलता है तो वह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप भी इसको समझ सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना जो है एक ऐसा परिवर्तन है जो जिसमें भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। मतलब अगर मोमबत्ती जल रही है तो उस स्थान पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों एक साथ संपन्न होता है। अब ये कैसे होता है, इसको हम लोग उचित तर्क के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सोचिए, कल्पना कीजिए, एक मोमबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो जो मोम होता है वो पिघल पिघल करके साइड से नीचे भी, कुछ मोम तो जलवाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है प्रकाश उत्पन्न करते हुए, उष्मा उत्पन्न करते हुए, लेकिन कुछ मोम पिघल करके आपने देखा होगा नीचे भी गिर जाता है। तो मोम पिघल गया तो वहां केवल अवस्था बदली कि ठोस से वह द्रव अवस्था में आ गया। ये अब फिर जैसे जैसे नीचे जमा होते जाता है तो ठंडा होने पर फिर से वह मोम ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो मोमबत्ती जब जलती है तो वहां दो घटनाएं होती है। आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे इन चीजों को तो समझ में बात आ जाएगी। एक तो मोम पिघल करके ठोस से द्रव में आ रहा है, फिर द्रव ठंडा होता है तो वह ठोस में बदल जाता है। तो यह तो भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन सोचिए, बीच में जो बेचारी बत्ती जलती है, मोमबत्ती के मोम के बीच में जो बत्ती है, वो बत्ती जब जलती है तो क्या होता है, राख में बदल जाता है। क्या उस राख का गुणधर्म, उस राख का गुणधर्म, बत्ती का जो राख है उसका गुणधर्म क्या बत्ती के समान है? कभी नहीं होगा। एकदम नया गुणधर्म वाला पदार्थ बन जाता है और उस राख से पुनः बत्ती बना पाना कहीं से भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है। इसी बात को यहाँ क्लियर किया गया है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों का उदाहरण है, क्योंकि इस परिवर्तन में मोम पिघलता है, जो भौतिक परिवर्तन है। देखिए, क्लियर कर दिया गया बात को, मोम जो पिघलता है तो वह भौतिक परिवर्तन है, जबकि बत्ती का जलना, जो बत्ती वो कॉटन की का धागा का जो बत्ती आप देखे होंगे मोमबत्ती में, तो जो बत्ती का जलना है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये था आज का क्लास हम लोगों का, जिसमें हम लोग बेसिकली मूल रूप से परिवर्तनों पर चर्चा किया। और मुख्य रूप से आप देखेंगे अपने अड़ोस पड़ोस में, ऐसा नहीं कि हमने जो 2 4 5 उदाहरण लिखा है केवल यही परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास में। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ये एक सतत होने वाली, रेगुलर होने वाली प्रक्रिया है जो कभी रुक नहीं सकती है। पहले भी परिवर्तन होते थे, आगे भी परिवर्तन होते रहेंगे और आज भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं। सुबह जगते हैं, मौसम में बदलाव, लोगों के व्यवहार में बदलाव, वस्तुओं में बदलाव, ये कई फसलों में परिवर्तन, पौधे में परिवर्तन, मतलब तरह तरह के परिवर्तन चलते रहते हैं। तो आप अपने एनसीईआरटी की जो किताब है उसको खोलेंगे और वहां जो एक्सरसाइज में कुछ परिवर्तनों को वर्गीकृत करने के लिए बताया गया है कि आप उन परिवर्तनों को वर्गीकृत करें कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा परिवर्तन रासायनिक है। तो आप इन पढ़े हुए बातों के आधार पर, इस जानकारी के आधार पर उन परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करेंगे। और हो सकता है यदि किसी परिवर्तन में आपको कंफ्यूजन उत्पन्न हो तो आप कमेंट्स करके अवश्य हमें बताइएगा, ताकि मैं आपके उस समस्या का समाधान कर सकूं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन कि आज की पढ़ाई, आज का ये क्लास कैसा लगा, आप अवश्य हमें कमेंट करें
और अगर आपको बात समझ में आती है, आप सारी बातों को समझ पाते हैं, वीडियो देख करके आपको लग रहा है कि नहीं मेरा सिलेबस धीरे धीरे ही सही लेकिन सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप इन बातों को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जो लोग अभी तक घर में बैठे हुए हैं, जिनकी पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, आप उनको थोड़ा सा जागृत कीजिए। और निश्चित रूप से ये ज्ञान ऐसा चीज है कि आप जब दूसरे को जागृत करेंगे, कन्विंस करेंगे, तो इसमें आपको कोई घाटा नहीं होगा, जहां तक आप इस पुण्य के भागी बनेंगे कि विद्या एक दान की चीज है और इस दान के कर्म में आप भी कहीं न कहीं भागीदार बन के पुण्य के भागी बन सकते हैं। इसलिए अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है आपको। और जो लोग लेट से चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। तो बस इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे। कल अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह का और कोई रोचक रोचक टॉपिक लेकर। तब तक आप अपने घर में रहिए, पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।